तो देखिए अगला दिया हुआ है कि नेक्स्ट की तरल ताल अथवा पानी की टंकी की तली पानी के वास्तविक गहराई की अपेक्षा उथली या कम गहरी प्रतीत होती है। तो ये भी क्या होता है, सघन माध्यम से जब पानी विरल माध्यम में गमन करती है तो वह अविलंब से हट जाती है। इसके कारण पानी हमें टंकी के किनारे खड़ी प्रेक्षक को जो है पेदी से कुछ ऊपर हुई प्रतीत होती है। ये वास्तविक गहराई जो है या उथला या कम प्रतीत होता है, लेकिन हम पैर रखते हैं कभी कभी तो वो हमारा पैर और गड्ढे में अंदर की तरफ जाता है, ये इसका कारण है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो है डाल दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ आपको समझना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके उदाहरण जो सॉल्व करने हैं 2, 3, 4 और एक्स्ट्रा भी मैंने सॉल्व किया, वो मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ। देखिए इंद्रधनुष में जो प्रश्न दिया है कि प्राकृतिक घटनाओं का एकत्रित करना है, तो इन अब तीनों चीज़ों को एक साथ में हम देख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम क्या लिख लेंगे आप कि जब वायुमंडल में जल के असंख्य कण या सूक्ष्म बूंदें होती हैं और इन जल कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने पर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा, जिससे कि आकाश में इंद्रधनुष बनता है। उसके बाद ये डायग्राम आप चाहे तो ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए बना सकते हैं। फिर इसी में दूसरा पॉइंट आप डालेंगे जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि क्या पूछा है कि आंतरिक परावर्तन। तो दूसरा पॉइंट ये वाला डालेंगे कि हवा में से जल में गमन करते समय प्रकाश की किरणें का परावर्तन होता है, जो आंतरिक परावर्तन कहलाता है। फिर तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, इसके बाद जल के इन कणों के अंदर इन किरणों का आंतरिक परावर्तन होता है। पहला क्या हो गया, परावर्तन, और पहले प्रकाश की किरणें जल में बूंदों में गमन करती हैं, और जब इन कणों का अंदर ही क्या होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। और लास्ट पॉइंट लिख लेंगे कि अंत में जल में से हवा की ओर गमन करते समय प्रकाश की इन किरणों का पुनः अपवर्तन होता है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट जो है एकत्रित रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। इसके 3-4 पॉइंट ही होंगे, ज़्यादा इसमें नहीं लिखना, बस यही पॉइंट्स इसके आंसर हो जाएंगे। एक और प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे दी गया है वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम क्या है और श्वेत की प्रकाश का किस प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है, और हमें 7 रंगों का वर्णक्रम कैसे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की आपके सामने। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं छोटे छोटे जिसका आंसर इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कारण बताओ में। तो देख लीजिए क्या है। जैसे क्या दिया है कि समय से कुछ पहले होने वाले अग्रिम सूर्योदय तथा समय के कुछ विलंब से होने वाले विलंबित सूर्यास्त की परिघटना को स्पष्ट करो। तो इसके 2 पॉइंट हैं। जो है अग्रिम सूर्योदय में क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और क्षितिज से हमें 2 मिनट पहले ही सूर्य जो है दिखाई देती है। तो ये पूरा घटनाक्रम इसमें एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या एक्सप्लेन किया है कि जो है इसी प्रकार से जब सूर्यास्त भी होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके प्रभाव से सूर्य की आभासी स्थिति और वास्तविक स्थिति हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। ये जो यहाँ पर दिखा है कि एक्चुअली सूर्य यहाँ रहता है और हमें यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल में जो वायु की परतें रहती हैं, इन परतों में अपवर्तन होता है प्रकाश का और हमें अपनी जगह से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद और इम्पॉर्टेंट है कि पानी से भरे हुए कांच के बर्तन की किसी तली में कोई सिक्का रखो तो अब कांच के बर्तन में सुविधापूर्वक तिरछा करके विशिष्ट कोण से देखो तो सिक्का तैरता हुआ दिखाई देता है। तो वही चीज़ें हैं कि किरणें जो है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर तिरछे मार्ग की ओर अनुदिश जो है गमन करती हैं तो वह अभिलंब से कुछ दूर हट जाती हैं और परिणाम स्वरूप सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। और भी कुछ है, जैसे मृगमरीचिका का क्या अर्थ है, मृगमरीचिका कब दिखाई देती है, ये एक प्रश्न आ गया है। तो मृगमरीचिका जो है प्रकाश के बदलते अपवर्तनांक के कारण गर्मी के दिनों में कुछ दूर की वस्तु आने वाली किरणें वस्तु की जमीन पर बनने वाले प्रतिबिंब से आती हुई प्रतीत होती है, इसे ही मृगमरीचिका कहते हैं। बस इतना इसका आंसर है, इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी दूसरा पॉइंट दिया है, आप देख सकते हैं, और इसको अपने हिसाब से सुविधाजनक मृगमरीचिका एकदम डिटेल में दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक दिया है, ये देख लीजिए।
जब ज़मीन तपती है और हवा के तापमान में वृद्धि होती है तो जो ज़मीन के समीपी भाग का जो हवा का घनत्व होता है और कम अपवर्तनांक वाली हवा की परत का निर्माण होता है, और जो ठंडी की अपेक्षा जब गर्म हवा प्रकाश के दृष्टिकोण से विरल माध्यम का कार्य करती है, और जिससे कि तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है और प्रकाश का अपवर्तन होते समय अपवर्तन कोण के माप में सतत लगातार ये परिवर्तन होता है। और हमें क्या होता है कि कोई भी चीज़, जमीन, वृक्ष क्या होती है, थोड़े से जमीन जो है इमारत जमीन पर स्थित प्रेक्षक के प्रकाश के किरणों के पथ में परिवर्तित होते हैं। तो ये कारण है, ये लिख सकते हैं। और इसके बाद भी जो होली में आग जलती है तो आग के लपटों में जो है हमें क्या होती है, शुद्ध प्रवाह में वस्तु का टिमटिमाना दिखाई देता है। और रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, परंतु क्या है, रात के समय तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं परंतु ग्रह टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो ये भी है कि तारे स्वयं प्रकाशी पिंड हैं और उनका स्वयं का प्रकाश होता है, जबकि ग्रह क्या होता है, अत्यधिक दूर होने के कारण तारों का व्यवहार बिंदु रूपी प्रकाश हो जाता है, मतलब एक छोटा सा बिंदु जैसा प्रकाश हो, और तब तारों के प्रकाश वायुमंडल में प्रविष्ट होता है, तब उसका बार बार अपवर्तन होता है। ये अपवर्तन वायुमंडल से निर्वात से वायुमंडल से हमारी आंखों तक होता है, तो कई लेयर्स बनते हैं और वो लगातार होता रहता है, जिससे कि किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गमन करते समय बार बार अपने अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, जिसके कारण अपने वास्तविक स्थिति से कुछ अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। और क्या होती है कि हवा में क्या होता है, निरंतर हलचल होता रहता है, तापमान में परिवर्तन होता रहता है, वायुमंडल बहुत ही अस्थिर अनस्टेबल होता है और तारों की काल्पनिक स्थिति भी अस्थिर होती है। वास्तव में वो क्या रहती है, वो तारा यहाँ पे रहता है लेकिन हमें वो थोड़ा और ऊपर दिखाई देता है। ये कारण है सतत रूप से जो है सहज गति से होने वाले परिवर्तन द्वारा वायुमंडल के प्रेक्षक की ओर अधिक प्रकाश परिवर्तित होता है, तब उसे तारा तेजस्वी दिखाई देता है। और इसके विपरीत जब वायुमंडल के प्रेक्षक की ओर कम प्रकाश परिवर्तित होता है, तब तारा प्रेक्षक की मंद प्रकाशित दिखाई देता है। ये एक कारण होता है जिससे कि तारे टिमटिमाते हुए स्पष्ट होते हैं। और भी एक इसका पॉइंट है कि तारों की दूरी की तुलना में पृथ्वी से ग्रहों की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए ग्रहों का व्यवहार असंख्य बिंदु रूपी प्रकाश स्रोतों के पुंज की भांति होता है। और इनमें से कुछ बिंदु रूपी स्रोत पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश की तीव्रता कम होने पर भी दूसरे की, ये उतना आपको नहीं पढ़ना है, आप यही 3 पॉइंट आप पढ़िए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या दिया है कि देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाना है इन सब चीज़ों का, किसका दर्शाना है, जैसे आपाती किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। तो एक ही डायग्राम में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये वाला बना सकते हैं और इसमें सब चीज़ें स्पष्ट रूप से आपको दिखाई जा सकती हैं। ये आपती किरण है, ये अपवर्ती किरण है, ये अभिलंब है, ये निर्गत किरण है, आपतन कोण ये आई है, अपवर्तन कोण ये आर है, निर्गत कोण ये ई है। तो इस तरीके से ये एक ही डायग्राम में आप सारी चीज़ें जो है दिखा सकते हैं, जिसमें ये जो खाली स्पेस वाइट पार्ट है वो हवा का माध्यम है, और ये जो आपको थोड़ा ग्रे दिख रहा है ये कांच का गुटका है, जिसमें एक विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम की ओर प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। तो ये आंसर कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, मे भी पूछ सकता है। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए अपवर्तनांक क्या कहते हैं, का क्या अर्थ होता है, या पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर तिरछे पथ से गमन करती है, देखो यहाँ से जब ये एंटर करती है तो थोड़ा सा तिरछा हो जाती है, तो आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर पर जो अनुपात होता है वो साइन आई बटे साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऐसा हम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आई आपतन कोण है और आर क्या अपवर्तन कोण है। यहाँ पर पहले माध्यम में प्रकाश के वेग तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब ये हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाएगा, 2n1। यहाँ पर 2n मतलब कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन आई बटे साइन आर। अगर v1 वेलोसिटी पहले माध्यम का है, दूसरे माध्यम का v2 है, तो v1/v2 इस तरीके से पहले माध्यम में प्रकाश का वेग है और v2 दूसरे माध्यम पे प्रकाश का वेग के परिणाम है। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ देखिए अंतर पूछता है कभी कभी कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इसमें क्या अंतर है। तो 3 से 4 पॉइंट दिए हैं, आप 3 पॉइंट भी तैयार कर सकती हैं। जैसे कि प्रकाश के पूर्व तथा परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण एक ही माध्यम में जब गमन करती हैं परावर्तन में, और जबकि अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कि प्रकाश की किरण इधर गिरी और यहाँ से परावर्तित हो गई, यहाँ से आई और यहाँ चली गई, तो ये परावर्तन हो गया। जबकि जब भी किसी कांच के गुटपे पर गिरती है तो ये थोड़ा सा झुक के फिर इस तरीके से निकल जाती हैं, ये हो जाएगा। दूसरा है परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान होते हैं, जबकि प्रकाश की किरणें तिरछे पथ से अनुदिश गमन करने पर परावर्तन के कारण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण समान नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट है परावर्तन में प्रकाश की चाल में कोई अंतर नहीं पड़ता और अपवर्तन में प्रकाश की चाल में अंतर पड़ता है, क्योंकि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश इंटर करता है, लाइट एंटर करती है, तो उसके वेग में वेलोसिटी में डिफरेंस आते हैं। और परावर्तन में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, जबकि अपवर्तन में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो सकता है। प्रिज्म वाला जो आपको दिखाया गया है जिसमें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है, या इंद्रधनुष का बनना, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद क्या होता है, ये सूर्य क्षितिज वाला मैंने बताया है, फिर भी यहाँ पे छोटे में है, 2 पॉइंट है, आप चाहे तो इसको समझ सकते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं।